नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपकी इस क्लास में मैग्नेटिज़्म एंड मैटर। तो ये हमारी लेवल 2 क्लास है और इससे पहले अगर आपने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखें ताकि आप इस क्लास को समझने में आपको आसानी हो। तो शुरुआत करते हैं आपकी इस क्लास का जिसका नाम है मैग्नेटिज़्म एंड मैटर। तो ये जो मैग्नेटिज़्म फिनोमिना है ये एक इसका यूनिवर्सल नेचर है, यानी कहीं भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूनिवर्स में आपको मिल जाएगी। And the word magnet is derived from the name of an island in Greece, यानी यूनान में एक आइलैंड जिसका नाम मैग्नीशिया है, वहीं के नाम से ये शब्द आया मैग्नेट, वेयर मैग्नेटिक ओर डिपॉजिट वर फाउंड। यानी सबसे पहले जो चुंबकीय पदार्थ के जो ओर्स थे, अयस्क थे, वहाँ उनको मिले और जिसके प्रॉपर्टी को उन लोगों ने भांप लिया कि ये मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है। उसी मैग्नीशिया के नाम से ही ये इसका नाम पड़ा मैग्नेट। और इसको आगे चलकर चाइनीज़ ने इसकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई की कि ये डायरेक्शन भी हमें बता देते हैं, तो इसीलिए इनको नाम दिया लोडस्टोन। यानी जो कंपास बने हैं, कंपास यानी जो दिशा सूचक यंत्र हैं, नॉर्थ और साउथ के बारे में बताते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा चाइनीज़ लोगों का। और यहाँ पर लोडस्टोन का मतलब होगा लीडिंग स्टोन, जो हमें चलने में, दिशा फाइंड आउट करने में मदद करते हैं। यस। तो अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड हमारे चारों तरफ होते हैं। उसको जो मैथमेटिकल टर्म है उसको निकालने के लिए क्या कहा जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। आपको पता है, ध्यान रखना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ द मूविंग चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड द एंगल बिटवीन v एंड द बी फील्ड। तो यानी जो फोर्स है वो डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। और ये ध्यान रखना है, इट इज साइन एंगल, यानी ये बात बताता है साइन एंगल। आपको ध्यान रखना है, कभी भी पेपर में आपको साइन और कोसाइन एंगल ये बात कहे तो साइन एंगल का माने ये फील्ड इफेक्टिव होगा परपेंडिकुलरली। यानी अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लग रहा है तो इसके परपेंडिकुलरली इफेक्टिव होगा, पैरेलली इफेक्टिव नहीं होगा। यानी अगर हम कहें साइन 90 जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, तो ही ये फोर्स ज़्यादा माना जाएगा। और कहीं अगर ये दोनों पैरेलल हो जाएं, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, माने साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको बात याद रखनी, कभी भी वैसे भी नॉट ओनली फॉर मैग्नेटिक फील्ड आपको ये साइन एंगल या कोसाइन एंगल की बात करें तो कोसाइन एंगल कभी होगा तो वो ये बताता है कोसाइन एंगल यानी दोनों फील्ड एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो मैक्सिमम होंगी। लाइक वर्क डन होता है उसमें हम कोसाइन एंगल देखते हैं, बट यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है उसको हम साइन एंगल देखते हैं। और मैग्नेटिक फोर्स तभी इफेक्टिव माना जाएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा, अदरवाइज ये इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। और ये क्या बताता है, इसका जो एसआई यूनिट है, ध्यान रखना है, एक वर्ड आता है एसआई। एसआई स्टैंड फॉर सिस्टम फॉर इंटरनेशनल मेजरमेंट। कभी भी आपको शब्द आए एसआई का माने, जैसे भारत की जो मेजरमेंट है वो कौन देखती है, आईएसआई यानी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। क्लियर, कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप कोई वायर खरीदते हैं, उसका अगर वो आईएसआई अप्रूव्ड है तो हमारे इंडियन जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से एकदम ओके होगा। और अगर कोई आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो वो एसआई अप्रूव होना चाहिए, यानी सिस्टम फॉर इंटरनेशनल मेजरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। इंडिया का कोई भी मेजरमेंट डिस्प्यूट है उसको आईएसआई ठीक करेगा, और इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी ऐसा डिस्प्यूट है, कोई लड़ाई चल रही है तो उसको एसआई देखेगा। इट इज सेम लाइक जैसे क्रिकेट में आपने सुना होगा आईसीसी एंड बीसीसीआई, यानी जो इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वो आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय देखता है, और जो हमारे इंडिया का है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया, वो हमारा बीसीसीआई है। तो इसी प्रकार से भारत का मेजरमेंट आईएसआई एंड दुनिया का एसआई। तो कभी भी शब्द आता है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, क्लियर, साइंटिस्ट के नाम पर। और एक इसका छोटा यूनिट भी है, इसका सीजीएस यूनिट भी है गॉस, और एक टेस्ला में 10,000 गॉस होते हैं। क्लियर हो गया, तो आपको बात याद रखनी है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10,000 गॉस। आगे बढ़ते हैं, जब कभी भी वो आपको बात करता है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट, कोई भी बार मैग्नेट आपके पास रखा है जिसका 2 पोल है, नॉर्थ एंड साउथ, तो ध्यान रखना है इसके पोल के पास ये मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा
और अगर आप इसको यहाँ से देखेंगे तो ये इसके टेंजेंट लगेगा, सॉरी परपेंडिकुलर लगेगा। और अगर आप इसके यहाँ पर है, इक्वेटर पर है, तो ये टेंजेंट होगा यानी पैरेलल होगा। और जहाँ पर ये परपेंडिकुलर है वहाँ ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है यानी पोल्स में। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन है वो निकलती हैं, साउथ पोल पर ये एंटर कर जाती हैं। क्लियर हो गया? ध्यान रखना, नॉर्थ से ये निकल रही हैं और साउथ पोल पर ये एंटर कर जा रही हैं। तो ये ध्यान रखना है, इस प्रकार से हम फील्ड लाइन का अंदाजा लगा सकते हैं। और हम कभी भी इसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है तो इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है आपको, ऐसे आपको इसका डायरेक्शन पता लग जाएगा। बात कर लेते हैं, कोई भी सब्सटेंस है वो मैग्नेटाइज हो सकता है या नहीं हो सकता है, या वो फेरो है या वो पैरा है, कैसे पता लगता है वो? तो इसका जो एटॉमिक और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो इसके एटॉमिक या इलेक्ट्रॉनिक स्पिन के कारण होता है, जो उसको फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक बना सकता है। यानी देख रहे हैं आप, ये जो उसके मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो अलाइन नहीं है, अलग अलग दिशाओं में, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो ये कैंसिल हो रहा है। और लेकिन अगर हम इस पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डालें तो देखिए क्या हो रहा है, अगली स्लाइड में यहाँ दिख रहा है, व्हेन एन unmagnetized substance is placed in magnetic field, the substance can become magnetized. This happen when the spinning electrons line up in the same direction. यानी जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया है उसके पैरेलल हो जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये इस टुकड़े को मैग्नेटाइज कर देंगे और इस टुकड़े में भी चुंबक का गुण आ जाएगा। लेकिन ये हर टुकड़े में संभव नहीं है, ये उन्हीं टुकड़ों में संभव है जिन टुकड़ों में ये काफी हद तक एक दिशा में पहले से अलाइन थे, यानी कहें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में संभव है। तो हमने यहाँ पर एक तुलना करनी है, आपको एग्जाम में आता है कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या अंतर होता है, वहाँ ये आपको पूछ सकता है, तो इसके लिए तैयार रहना है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा होता है? दो सब्सटेंस विच आर फीबली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट, यानी आप अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट के सामने रखेंगे तो अट्रैक्ट तो दूर की बात है, ये उस मैग्नेटिक फील्ड से उल्टा रिपेल हो जाएगा, उसके नजदीक नहीं जाएगा, उससे दूर चला जाएगा, वो होता है डायामैग्नेटिक। इसमें कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? एंटी मनी, आपने सुना होगा नाम, एंटी मनी है, मतलब कहीं ना कहीं संबंध इसका मनी से है। करेंसी कॉइन बनाने में जो मेटल इस्तेमाल होता है एलॉय, उसमें एंटी मनी एंड लेड एंड टिन मेटल का एलॉय इस्तेमाल होता है, तो एंटी मनी टाइप धातु भी कहा जा सकता है। एंड बिस्मथ, कॉपर जिसको एंशिएंट मेटल भी कहा जाता है, यानी आदि मानव या सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का इस्तेमाल सीखा था? कॉपर का। एंड गोल्ड इज व्हाट इज, आपको पता होगा इसको पीली धातु कहते हैं, और हमारा दिल इस पर बिल्कुल मोहित है सोने के ऊपर। और आपको पता है सोने का कैरेट होता है शुद्ध अवस्था में 24 कैरेट, लेकिन इसके गहने बनते हैं 22 कैरेट। आप सोने की परसेंटेज भी बता सकते हैं, जैसे कभी कहता है 22 कैरेट में कितना सोना है, तो 22/24 गुणा में 100। इसी प्रकार से 18 कैरेट में 18/24 गुणा 100, तो इसका सॉल्व करें तो आप देखते रहे, 18/24 75% 18 कैरेट में सोना होता है। बाकी इसमें कॉपर और सिल्वर मिलाया जाता है ताकि ये टाइट हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, अदरवाइज ये गोल्ड आपको पता बहुत मुलायम होता है। एंड सिल्वर इज आल्सो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसी प्रकार से क्वार्ट्ज होता है जिसको सिलिका, रेत में क्वार्ट्ज होता है। एंड मरकरी यानी पारा, एल्कोहल, एंड वाटर, हाइड्रोजन, एयर, आर्गन, ये सभी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ध्यान रखना है। यानी ये सब मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होने का बजाय रिपेल करेगा, थोड़ा रिपेल करेगा। और यहाँ पर ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, अगर आपने कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रखा है और इसके चारों तरफ से आपने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डाली हैं, तो होगा क्या, बजाय कि इसके अंदर जाने से ये इसके किनारे से निकल जाएंगे। क्लियर? यानी ये बिल्कुल भी इन लाइंस को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। नाउ सेकंड वन इज पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? दो सब्सटेंस विच आर फीबली अट्रैक्टेड, ये था फीबली रिपेल्ड, यानी थोड़ा सा ये रिपेल करता है और ये थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है बाय मैग्नेट। इसमें क्या क्या उदाहरण है? धरती में सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु इसमें शामिल है एल्युमिनियम। मोस्ट एबेंडेंट मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इज एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का नंबर इसमें आता है। एंड क्रोमियम, आपको पता है का, ये तीन का पॉइजन एलिमेंट कहे जाते हैं। का से कबूतर नहीं, यहाँ पर का से क्रोमियम, कोबाल्ट एंड कैडमियम, आपको ऐसे याद रखना है। क्लियर हो गया?
हिंदी भाषा का सबसे पहला व्यंजन का, और ये 3 पॉइजन एलिमेंट के नाम इससे याद रखे जा सकते हैं, क्रोमियम, कोबाल्ट एंड कैडमियम। ये पॉइजन एलिमेंट्स माने जाते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल के सबसे ज़्यादा पॉइजन एलिमेंट। और इसी प्रकार से जो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो सब पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। आपने देखा हो अगर 10वीं क्लास में आपकी जो पीरियोडिक टेबल होती है, आवर्त सारणी होती है, उस आवर्त सारणी के जो टॉप लेफ्ट में ये जो 2 ग्रुप हैं, हाइड्रोजन ग्रुप एंड बेरिलियम ग्रुप, ये पहले ग्रुप को बोलते हैं एल्कली और ये है एल्कलाइन। ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के हैं। ऑक्सीजन और प्लेटिनम भी इसमें शामिल है, यानी ये थोड़ा सा अट्रैक्ट हो सकता है। और डायग्राम में आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि अगर आप यहाँ पर 2 पोल्स एस्टैब्लिश करें, नॉर्थ एंड साउथ, तो ये मैग्नेट फील्ड को बहुत थोड़ा सा अपने अंदर अलाउ करेगा। क्लियर? आप यहाँ देख रहे थे डाया तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा था, थोड़ा सा अलाउ करेगा। और फेरो में ये जितना हो सकता है उतना अलाउ कर रहा है, यानी मैक्सिमम इसमें अलाउ कर लेता है। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं किसी चुंबक से, किसी मैग्नेट से, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं आपको ध्यान रखने हैं। और मेन एग्जाम्पल पूछता है, लोहा है, कोबाल्ट है, निकल है। स्टेनलेस स्टील को बनाने में यही मेटल इस्तेमाल होता है। आयरन उसमें होगा स्टेनलेस स्टील में, निकल होगा और क्रोमियम होगा। क्लियर? यहाँ पर कोबाल्ट है, क्रोमियम एज अ पैरामैग्नेटिक, ठीक है, एंड कोबाल्ट एज फेरोमैग्नेटिक। ठीक हो गया? तो ये हमें याद रखना है। गैडोलियम जो है ये भी एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। और ये कभी भी आपको स्ट्रक्चर की बात करेगा तो ध्यान रखना है, डाया में रिपेल, पैरा में फीबली अट्रैक्ट एंड पैरो में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। फिर हम बात करते हैं मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ मैग्नेट्स के बारे में। कैसे हम चुंबक बना रहे हैं और उसको कैसे ब्रेक कर रहे हैं, क्या क्या हो सकता है, ये सारी बातें हमारे दिमाग में उठती रहती हैं। तो हमारे मन में जो प्राय प्रश्न चलते रहते हैं, तो हाउ कैन यू मेक अ मैग्नेट, आप एक चुंबक कैसे बना सकते हैं। अगर आप एक मैग्नेट को किसी लोहे के टुकड़े से लगातार रब कर रहे हैं, बड़े लंबे समय तक रब कर रहे हैं, तो इस रबिंग के कारण ये एक मैग्नेट बन जाएगा। और हाउ कैन यू डीमैग्नेटाइज अ मैग्नेट, आपने यानी जो ये मैग्नेट बन गया था, आप इसके अपोजिट पोल से इसको रब करें, यानी जो आपने रब किया था अगर आप उल्टे में इसको रब करें या इसको आप गर्म भी करें तो भी ये क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आइदर आप इसको अपोजिट पोल से रब कर दें मैग्नेट को जो आपने टुकड़ा बनाया था, या आप इसको हीट अप करें तो भी ये डीमैग्नेटाइज होने वाला है। एंड अगले हमारे दिमाग में क्या आता है, व्हाट हैपन व्हेन यू ब्रेक अ मैग्नेट, अगर आप किसी मैग्नेट को ब्रेक कर दें तो जितने भी आप टुकड़े करेंगे, ध्यान रखना है, जितने टुकड़े करेंगे उतने ही कंप्लीट आपको ये पोल मिलता जाएगा, उतनी बार ये कंप्लीट होता जाएगा। यानी अगर आपने किसी मैग्नेट को इनफाइनाइट नंबर्स में डिवाइड कर दिया है तो वो इनफाइनाइट में होने के बाद भी हर एक टुकड़े का नॉर्थ और साउथ जरूर होगा। बिना 2 पोल के मैग्नेट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। और जो लास्ट लाइन लिखी है ये हम ऑलरेडी, इसका हिंट मैंने आपको यहाँ दे दिया था। एक साइंटिस्ट थी क्यूरी, आपने सुना होगा क्यूरी, मैम क्यूरी के बारे में। तो क्यूरी टेम्परेचर पूछा जाता है कि क्यूरी टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर इतना हीटअप करें किसी मैग्नेट को कि वो फेरोमैग्नेटिक से पैरा में कन्वर्ट हो जाए, यानी स्ट्रॉन्ग से वीक हो जाए। तो किसी भी चुंबक को आप गर्म करें तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो वीक होगा। क्लियर हो गया? तो ये प्राय हमारे दिमाग में चलता रहता है कि कैसे चुंबक बन रहा है, कैसे ब्रेक करेंगे, क्या होगा। तो ये उन कुछ प्रश्नों के अंतर हमने स्लाइड में डाले हैं। और यहाँ पर हमने मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन है उनको समझाने का प्रयास किया है। कभी भी आपको फील्ड लाइन के बारे में ये पूछता है कैसे ड्रॉ करना है, जहाँ भी लाइन निकल रही वहाँ के टेंजेंट में एक वेक्टर ड्रॉ करना है, ये तो यहाँ इसकी डायरेक्शन ये होगी। और इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं, कभी भी आपको कहते हैं अब आप ये कह रहे थे अगर अर्थ है ये, तो अर्थ के अगर नॉर्थ और साउथ पोल में है तो आप अगर यहाँ खड़े हैं, इक्वेटर पर खड़े हैं, तो ये यहाँ से आप देख रहे हैं ये इसके जो आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके पैरेलल हो जाएगा। और अगर आप यहाँ खड़े हैं तो जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। बस अपने दिमाग में ये बात रखना, जहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल फील्ड लाइन के ये परपेंडिकुलर होगा यानी इसके 90 डिग्री पर होगा, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। मैंने पहले भी आपको बताया था, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, साइन एंगल देखते हैं। एंड थीटा अगर 90 होगा तो साइन थीटा मैक्सिमम यानी कितना हो जाएगा, 1। क्लियर? अगली साइड हमें बताती है वोकैबुलरी फॉर मैग्नेटिज्म।
यानी अलग अलग जो अभी तक हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं उनके बारे में एक गिस्ट आ गया, एक निचोड़ आ गया, एक सार आ गया है। वो क्या बताता है कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट किसे कहा जा सकता है? मटीरियल दैट कैन बोथ अट्रैक्ट एंड रिपेल अदर मैग्नेट्स। आयरन इज मोस्ट कॉमन, आयरन आप जानते हैं, और ये धरती में दूसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है आयरन। क्लियर? और पोल होता है इसमें, जैसे किसी बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, इसी तरह से किसी भी मैग्नेट में 2 पोल होंगे, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। पार्ट ऑफ द मैग्नेट वेयर द फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट, तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड, और इक्वेटर या मिड में ये सबसे कम होगा। एंड मेटल हम किसे कह रहे हैं? मटेरियल दैट इज ऑफन अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स एंड इज अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ध्यान रखना, नॉर्मली हम मेटल पहचान लेते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, बट इसमें भी एक कंडीशन है कि वो फेरो होना चाहिए या पैरा होना चाहिए, डाया नहीं होना चाहिए। अगर वो डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो वो अट्रैक्ट होने के बजाय रिपेल होगा। क्लियर है? और इसमें बात कर लेते हैं अभी हॉर्सशू मैग्नेट, और ये भी काफ़ी हद तक सेम ही है। आपने देखा होगा जो जिसको हम बोलते हैं घोड़े की नाल, इसको हालांकि कई अलग, हालांकि अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, मैं आपको सिर्फ हिंट करूंगा कि हम यहाँ टांग दें घोड़े की नाल तो ये हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि कहीं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं तो कोई ऐसा नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे वो ब्रेन से क्रिएट किया गया है, बिकॉज आपको पता है हमारे ब्रेन से भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकता है। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग, आइदर वो यू शेप मैग्नेट है या हॉर्सशू मैग्नेट है, कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो कोई भी इंफॉर्मेशन को वो डीमैग्नेटाइज करने में कामयाब हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट माने जाते हैं यू शेप मैग्नेट। तो इसी से शायद कुछ सुपरस्टिशन बन गया है, कुछ अंधविश्वास बन गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि यू शेप कोई भी मैग्नेट हो, चाहे वो घोड़े के नाल में इस्तेमाल होने वाला हो और चाहे नॉर्मल मैग्नेट हो, ये सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है बिकॉज इसके जो पोल हैं इसके आमने सामने हो जाते हैं। डेट इज़ वाई ये सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। ये कर्व अभी हम चर्चा करने वाले हैं, ये बहुत पॉपुलर कर्व है मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। इसको सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, चाहे आप इंग्लिश मीडियम है चाहे हिंदी मीडियम है। मीडियम मैटर नहीं करता है, हमारा सिलेक्शन होता है मेहनत से। मीडियम से कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों का, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, मीडियम से सिलेक्शन ना तो होता है ना रुकता है, सिलेक्शन होता है मेहनत से। तो आप लोगों को कोई बात याद रखनी है। ये क्या बताना चाह रहा है? सिंपल सी बात है, देखिए ध्यान रखना है, एक होता है सामने वाली वो मैग्नेटिक फील्ड जो हमें मिल रही है और एक वो जो हम ले रहे हैं, बोथ आर डिफरेंट। वो कितना मैग्नेटिक फील्ड आपको दे सकता है, आप कितनी मैग्नेटिक फील्ड ले सकते हैं, हमें मतलब है किससे? बी से मतलब है। तो इसको आप यहां से समझे। आप स्टार्टिंग में जैसे किसी डिवाइस को ऑन करते हैं, आप इसको समझने के लिए कोशिश करें, आप किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस से उसको समझें। लाइक किसी मोटर को ले लेते हैं, आप मोटर को ऑन करते हो, देख रहे हैं क्या हो रहा है, उसको आपने करंट दिया है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, यानी एच बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ रहा है। क्लियर? और बढ़ते 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 वो यहाँ चला गया। क्लियर हो गया? तो स्टार्टिंग में जब वो आपने सबसे पहले इसको ऑन किया तो उसके पास कोई इनिशियल एनर्जी नहीं थी, तो इसी प्रकार से जाएगा ग्राफ। और उसके बाद क्या होता है, इसके बाद वाली सिचुएशन जो है वो इंटरेस्टिंग है। आपको लगेगा मैंने जैसे मोटर को बंद किया ये फाइनली फिर दोबारा कहाँ पहुंच जाएगा? जीरो पर। ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखना है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है या कोई भी मैग्नेट है, वो मैग्नेट कुछ देर के लिए अपने आप को मैग्नेटाइज कर देगा, और वो मैग्नेटाइज करने के बाद फिर से जब आप सप्लाई ऑन करेंगे तो वो नेगेटिव साइड से लेकर चलना पड़ेगा, यानी इट विल अपोज द इनपुट करंट। यानी अब जब आपने मोटर को बंद किया फिर दोबारा सडनली ऑन कर दिया तो ये यहां से शुरू नहीं होगा, ये कुछ नेगेटिव वैल्यू होगी जिसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, यानी आपको कुछ एनर्जी का नुकसान हो रहा है, और ये आपको चलते 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 तब फाइनली यहां पहुंचेंगे आप। क्लियर हो गया? जो आप जीरो से चल रहे थे, अभी जीरो से नहीं चलेंगे, आपको नेगेटिव पर जाना पड़ेगा। यानी सिस्टम जो है, कोई भी मोटर, कोई भी जनरेटर, कोई भी मैग्नेटिक डिवाइस, वो अपने अंदर भी एक मैग्नेटिक एनर्जी को एक्वायर कर लेता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? कहीं भी चुंबक अगर आप रख दें तो उस चुंबक का प्रभाव कुछ देर के लिए रह जाता है। इस कारण से अगली दफा जब हम उसके अंदर करंट डालते हैं तो उस करंट को वो अपोज करता है, उसके अगेंस्ट काम करता है।
तो डिवाइस की एफिशिएंसी पर फर्क पड़ता है या कहीं हमें नुकसान होता है। इसी को बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। ध्यान रखना है, हिस्टेरेसिस लॉस। इससे परेशान नहीं होना है, गड़बड़ नहीं करनी है। हिस्टेरेसिस बहुत ही सिंपल है। कोई भी चुंबक है तो वो पहले मैग्नेटाइज होगा, उसके बाद डीमैग्नेटाइज होगा। क्लियर? और अगर यहां पर आप कोई सॉफ्ट मेटल इस्तेमाल करते हैं, लाइक लोहे का कोई सॉफ्ट टुकड़ा इस्तेमाल करते हैं, तो ये लॉस आपको कम हो जाएगा। और अगर आप हार्ड मेटल इस्तेमाल करते हैं तो ये नुकसान, ये एरिया जो है वो बढ़ रहा है। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना। इसीलिए हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग हो गई या कहीं भी जो टुकड़ा बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसमें सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करें फॉर रिड्यूसिंग हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है? तो दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। हमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर के इंटरमीडिएट लेवल को समझने का प्रयास किया। और बिल्कुल मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने इससे पहले वाली क्लास जो बिगनर लेवल है वो नहीं देखी है, या उसको ज़रूर आप सुने, ज़रूर देखें। और उसके बाद हम अगली क्लास लाने वाले हैं जो आपको और बूस्टअप करेगा, आपके जो मैग्नेटिज्म के प्रैक्टिकल जो डिवाइसेस हैं उनको स्टडी करने का आपको मदद करेगा। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।